कॉलेज से वापस आकर मैं एक होटल में वेटर्स का काम करके अपने अनाथ बहन भाइयों का खाना ले जाती और पूरी रात पढ़ाई करने की वजह से मुझे क्लास में नींद के झोंके आने लगते और सारी क्लास मुझ पर हंसती और टीचर मुझे पीट कर बुरा हाल कर देती। एक दिन क्लास में लड़कियों ने मेरी फटी पुरानी यूनिफॉर्म देखकर जोर से हंसी उड़ाई और मैं सबके सामने शर्मिंदा हुई और अगले दिन मैं कॉलेज ने जाने का फैसला किया तो दोपहर को प्रिंसिपल मैम मेरे घर आई और यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि टीचर और लड़कियां कोने के टेबल पर वह आदमी बैठा मुझे ही देखे जा रहा था। यह तीसरा कॉफी का कप था जो अभी वह पी रहा था और मैं उसकी नज़रों से चिढ़ कर रह गई थी। गरीबी भी इंसान को कैसा कैसा समय दिखा देती है। जब मेरे पिताजी जिंदा थे तो हम बहनों को दरवाजे पर भी खड़े होने की अनुमति नहीं देते थे। कहते थे मेरी बेटियां बहुत कीमती हैं, उनकी इज्जत उससे भी ज़्यादा कीमती। क्यों अपनी गंदी नज़रों से मेरी बेटियों को देखे। और मैं मजबूर थी। इस शानदार बड़े होटल के रेस्टोरेंट में वेटर्स का काम करती थी। काम अगर कोई वेटर्स करे तो नौजवान लड़के उन्हें ऐसे ही छिछोरी नज़रों से देखते हैं। टाइट पैंट शर्ट के साथ ब्लैक कलर की छोटी सी स्केट जिस पर शानदार होटल का लोगो लगा हुआ था। ना हमें दुपट्टे की अनुमति थी, ना ही साड़ी की, क्योंकि यह होटल के रूल थे और मैं सूट पहनने की आदी थी। मेरे लिए शुरू शुरू में बहुत कठिनाई हुई थी। मुझे लगता था मैं नंगी हूँ, क्योंकि हमें तो शुरू से ही अपना आप लपेट कर चलना और बैठना सिखाया गया था। यह नौकरी मुझे मेरी एक दोस्त के जरिए से मिली थी। वह भी इसी रेस्टोरेंट में ही वेटर्स का काम करती थी। पहली बार जब वहाँ के ओनर ने मुझे सर से पैर तक देखा तो मैं काँप कर रह गई थी। मर्द की पहली गंदी नज़र मुझ पर इस होटल के बॉस ने ही डाली थी। लेकिन मेरे पिताजी जिंदा नहीं थे। अचानक होने वाले हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। मैं सबसे बड़ी थी तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मेरी माँ तो बाहर निकल नहीं सकती थी, इसलिए मुझे ही घर से बाहर निकलना पड़ा। 10वीं कक्षा पास है, लड़की की भला क्या नौकरी हो सकती है। मैं 16 साल की थी, इसलिए अपने एक दोस्त के कहने पर मैं इस होटल में वेटर्स की नौकरी कर ली, क्योंकि सैलरी अच्छी थी जिससे मेरे घर की दाल रोटी अच्छी चल सकती थी। लेकिन उनका यूनिफॉर्म मेरी समझ से बाहर था। टाइट पैंट, छोटी सी शर्ट और इस पर छोटी सी कोटी पेट तक ही आती थी और इसी के कंधे पर इसका लोगो बना हुआ था। पहले पहले तो मुझे शर्म सी आ रही थी। होटल में मुझ पर उठने वाली नजरें ज्यादातर मर्दों की थी। शायद वजह मेरी सुंदरता थी। मैं ज्यादातर अपने काम से काम ही रखती थी, किसी की तरफ देखती नहीं थी। लेकिन मर्द अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आते थे। जब भी मैं ऑर्डर देता तो बहाने बहाने से ट्रे के साथ मेरा हाथ पकड़ लेते। मैं बुरी तरह घबरा जाती। कई बार तो ऐसा लगा जैसे खाने की ट्रे मेरे हाथ से छूट जाएगी। कई बार मेरे पास से गुजरते हुए नौजवान लड़के मुझे टच करते हुए चले जाते थे। मैं पहले पहल तो घबराने लगती, कभी कभी रोने लगती, लेकिन मेरी दोस्त ने मुझे बहुत तसल्ली दी थी। कहती तुम इग्नोर क्या करो, हमारी मजबूरी है। और मजबूरी ही तो थी। घर आती तो आने से पहले यह एहसान हमारे बहुत ज़रूर कर देता कि जो खाना बच जाता वह हम वेटर्स को दे देता कि अपने घर ले जाओ। जब मैं घर आती तो बहन भाई मेरा ही इंतजार कर रहे होते, नई नई तरह खाने जो इन्हें खाने को मिलते थे। मेरी छोटी बहन फटाफट से खाना लगा देती। मैं थकान से चूर होती तो घरवाले यह नहीं जानते थे कि मैं किस तरह का यूनिफॉर्म पहनती हूँ, क्योंकि घर से मैं घर के आम ही कपड़े पहन कर जाती थी, लेकिन वहाँ जाकर हमें अपने कपड़े बदलने पड़ते थे। खाना देखकर मेरे छोटे बहन भाई खुश थे। छोटे छोटे पैकेट में बहुत कुछ था। मेरी माँ कहने लगी बेटा तुम खाना नहीं खाओगी। मैंने कहा नहीं माँ, मैं भूख खा चुकी हूँ। मेरी तो जैसे भूख मर गई थी। जब कोई नौजवान जानबूझकर मुझे टच करके जाता तो ऐसा लगता जैसे कमर पर आग का गोला लगा है। मेरे पिताजी हमारा कितना ख्याल रखते थे। कभी बाहर जाना पड़ता तो वो कहते बेटा दुपट्टे से चेहरा अच्छी तरह छुपा लो, गंदी नज़रों से बच जाओगी। और आज वह गंदी नज़रें मुझ पर उठती थी। पता नहीं मेरे बाप की आत्मा को कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि किसी ने हमारी मदद नहीं की। हालांकि मेरे दोनों चाचा अच्छे खासे अमीर थे, चाहते तो हम लोगों का खर्चा उठा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो हमें सर पर हाथ तक नहीं रखा। उनसे क्या उम्मीद रखते। और मेरी माँ कमाई का वैसे ही कमज़ोर था, इसलिए मुझे ही घर से बाहर कमाने निकलना पड़ा। 3 दिन में मैं आदमी की नज़रों में थी जो शाम होते इस रेस्टोरेंट में आ जाता और मुझे देखता रहता। टिकटिकी बांधे कई बार मैंने उसे घूरा, लेकिन उसे घूरने पर वह मुस्कुराने लगा। तीसरे कप के बाद जब उसने चौथा कप का ऑर्डर किया तो मैं अपनी दोस्त से कहा कि तुम जाकर इस ऑर्डर को ले लो। वह चली गई तो कहने लगा नहीं, तुम नहीं।
उस लड़की को बोलो इधर आए। उसने मेरी तरफ उंगली करके इशारा किया था। मुझे बड़ा गुस्सा आया। वह कौन होता था मेरी तरफ इशारेबाजियां करने वाला? मेरी दोस्त मेरे पास आई और कहने लगी वह तुम्हें बुला रहा है। मैंने कहा मैं नहीं जाती, एक नंबर का घटिया इंसान है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तमाशा सा लग जाएगा। कई दूसरे वेटर्स तो उस आदमी के पास गए, लेकिन वह उंगली से मेरी तरफ इशारा करता कहने लगा इसे कहो यहाँ आए और मेरा ऑर्डर ले। वहां पर खड़े मैनेजर तक पहुंच गई। उन्होंने मुझे बुलाया और कहने लगा तो ऑर्डर लेने क्यों नहीं जा रही? मैंने कहा इन्हें ऑर्डर ही तो देना है, किसी भी लड़की को दे सकते। वह कहने लगे जब वह तुम्हें बुला रहा है तो तुम को ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, चलो जाओ। मजबूरन मुझे उस आदमी के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैं उसके पास खड़ी हुई मैंने कहा क्या है, तो कहने लगा क्यों नहीं आ रही थी, इतना नखरा किसे दिखाती हो? एक वेटर की औकात ही क्या होती है? आइंदा मुझसे तुम्हें ही ऑर्डर लेना है और मुझे मेरा ऑर्डर देने में तुम ही आओगी, समझी, वरना तुम्हें इस होटल से निकाल कर बाहर करूंगा। जाओ मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ। मैं किसी बर्दाश्त से इसकी बकवास सुन रही थी, मैं ही जानती थी। मैं वापस आई, ब्लैक कॉफ़ी तैयार की और एक कप लगाकर उसके सामने रख दिया और वापस चली गई। सब मुझे ही देख रहे थे, साथ साथ कानों में बातें कर रहे थे। साथ वह बेइज्जती मैं बर्दाश्त की थी। मैं अपने बहते आंसू रोक नहीं पाई। जैसे ही ड्यूटी खत्म हुई खाना लेकर घर चली गई। मैं सिर्फ अपनी छोटी बहन से कहा कि एक कप चाय बना कर दे दो, मेरे सर में दर्द है। आते ही अपने कमरे में बिछी चारपाई पर मैं किताबें लेकर बैठ गई, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने वाले थे और मैं चाहती थी कि मेरा रिजल्ट अच्छा आए। मुझे वह वेटर की नौकरी सारी जिंदगी नहीं करनी थी। कॉलेज में टेस्ट हो रहे थे, गवर्नमेंट कॉलेज था, इसलिए मुझे एडमिशन लेते हुए ज़्यादा फीस भरनी नहीं पड़ी थी, लेकिन मेहनत तो मुझे ही करनी थी। मैं रेगुलर कॉलेज नहीं जाती थी, लेकिन टेस्ट के दौरान जाना पड़ता था। और अब तो मेरी टीचर कह चुकी कि जिनके अटेंडेंस कम है उन्हें बोर्ड के पेपर में बैठने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। इसलिए मुझे कॉलेज रेगुलर जाना पड़ रहा था। सुबह कॉलेज आती, कॉलेज से वापस आती तो जल्दी से तैयार होती और रेस्टोरेंट चली जाती। रात 2 बजे तक मैं बुरी तरह से नींद में रख लेती और साथ साथ अपना टेस्ट याद कर रही थी। सुबह उठकर कॉलेज जाते हुए बस में खड़े खड़े मैं जमाइयाँ ले रही थी। बहुत तेज नींद आ रही थी, सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं अपनी क्लास में जाकर बैठ गई। टीचर ने टेस्ट पेपर दिया। टेस्ट बहुत आसान था, लेकिन मेरी आंखें मेरा साथ नहीं दे रही थी। मुझे पेपर पर लिखा अक्षर डबल डबल दिखाई दे रहे थे। मैं इतनी नींद में थी कि पता ही नहीं चला कि मैं अपनी सीट पर ही आंखें बंद कर चुकी थी। जब एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा, मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मिस कहने लगी यहाँ सोने आती हो? मेरे कान पकड़ के मरोड़ दे और सब लड़कियां मुझ पर हंसने लगी। कहने लगी तुम इसलिए आती हो कॉलेज, देखो मैं तुम्हें बोर्ड के पेपर में बिल्कुल भी बैठने नहीं दूंगी। चलो अपना पेपर दो। मेरे गाल पर 5 उंगलियां छप चुकी थी और मेरी इंसल्ट अलग हुई थी, लेकिन अभी भी मेरी आंखों में नींद का असर था। मैं जल्दी से पेपर दे और पेपर देने के बाद क्लासरूम से बाहर आ गई। लड़कियां मुझे देखकर हंस रही थी। कहने लगी यह देखो, यह वही है जिसे मिस ने आज थप्पड़ मारा था। बाकी की लड़कियां भी मुझ पर हंसी उड़ाने लगी। पता नहीं मैं इतने डरपोक क्यों थी, मुझे जरा सी बात पर रोना आने लगता था। शायद इसलिए कि मैं अपने बाप की बहुत लाडली थी, लेकिन बच्चे बस उसी वक्त तक लाडले होते हैं जब तक उनके माँ बाप जिंदा हो, उनके नाज नखरे उठाने वाले हो। मेरा तो कोई भी नहीं था, बस एक जिम्मेदारियां थी जो मुझे हर हाल में निभाई थी। जब मैं घर पहुंची तो मेरी आंखें सूजी हुई देखकर मेरी माँ पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने कहा बस सर में दर्द है। माँ कहने लगी अगर सर में दर्द है तो बेटा छुट्टी कर लो। मैंने कहा माँ अगर एक भी छुट्टी की तो नौकरी से बाहर निकाल देंगे। मैं ठंडे पानी से मुंह साफ कर लिया ताकि मेरी नींद उड़ जाए। खाना खाकर मैं रेस्टोरेंट पहुंची थी, अपने कपड़े बदले और अपनी ड्यूटी पर लग गई, लेकिन आज मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने अपनी दोस्त से कहा यार मेरे सर में बहुत दर्द है, बहुत तेज नींद आ रही है। वह कहने लगी काम करो, रूम नंबर 6 में चाय मंगवाई है, तुम वहाँ चाय देकर देने चली जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगी। रूम नंबर 4 बिल्कुल खाली है, थोड़ी देर सो जाना, अभी तक वह रूम किसी ने नहीं लिया। मैंने कहा पागल तो नहीं हो गई, अगर वहाँ कोई आ गया तो? वह कहने लगी नहीं आता, आधा घंटा भी सो जाओगी तो फ्रेश हो जाओगी, नींद से तुम्हारी आंखें खुल नहीं रही। यह ना हो कि खाने की ट्रे किसी पर गिरा दो। मेरी हालत ऐसी ही थी। मैंने चाय ली और अंदर की तरफ चली गई। रेस्टोरेंट के अंदर से ही दरवाज़ा होटल के अंदर खुलता था और अक्सर हमें चाय और खाने का ऑर्डर होटल के कमरों में भी देना पड़ता था। मैं रूम नंबर 6 में गई, वहां चाय दी। रूम नंबर 4 लॉक नहीं था, खुला हुआ था। मैं कमरे में गई तो वहां सुकून भरा माहौल देखकर मुझे नींद आ गई थी। मैं बेड पर नहीं सोई, सोफे पर लेट गई। आंखें बंद करते ही मेरी आंखें में नींद उतर आई, लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर बिखरे बालों को अपनी उंगली से पीछे किया। मैं घबराते हुए देखी तो वही आदमी था
मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं बुरी तरह से डर गई थी। कहने लगा, अच्छा तो यह काम भी करती हो तुम, पहले क्यों नहीं बताई? इस काम के तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, सॉरी सर, मुझे लगा कमरा खाली है, मुझे नहीं पता था यह आपका कमरा है। वह कहने लगा, तो क्या हुआ, छोड़ो इन बातों को, यह बताओ एक रात की कीमत क्या लोगे? यह सुनकर मेरा दिमाग घूम के रह गया था। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? इस तरफ की लड़की नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर बहुत ठाके से हंसने लगा। कहने लगा, तुम किस तरह की लड़की हो? यहाँ कमरे में सो रही हो, वह भी किसी और के कमरे में, और इस तरह होटल के कमरे में सोने वाली लड़कियों से यही पूछा जाता है कि कितने पैसे लोगे? मैंने कोई अनोखा सवाल तो नहीं किया तुमसे। वह बेड पर जाकर बैठा। मैंने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा। जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। दोबारा रेस्टोरेंट में पहुंची तो मेरी दोस्त कहने लगी, 1 घंटे बाद आई हो, तुम्हें पता है वह जो डेली यहाँ बैठकर कॉफी पीता है, बार बार तुम्हारा पूछ रहा था। कहने लगा, बताओ वह लड़की कहाँ है? मैंने गुस्से से कहा, वह मेरा क्यों पूछ रहा था? कहने लगी, पता नहीं, मुझे मजबूरन बताना पड़ा। फिर फौरन ही रेस्टोरेंट से उठकर अंदर होटल में चला गया। मैं समझ गई थी कि उस आदमी ने जानबूझकर रूम नंबर 4 बुक करवाया था। एक नंबर का घटिया इंसान था। एक मैं अपने हालात की वजह से परेशान तो दूसरे मेरे साथ टीचर और स्टूडेंट का व्यवहार बहुत बुरा था। और ऊपर से उस आदमी की हरकतें, इनसे मेरा सर दर्द बढ़ने लगा। मैं अभी तीसरा चौथा ऑर्डर ही पूरा कर रही थी जब वो आदमी फिर उसी कोने वाले टेबल पर बैठ गया। अजीब बात यह थी कि इस टेबल पर वो ही बैठता था और जब वो आता तो वहाँ का मैनेजर कोने वाले टेबल पर जो भी बैठा होता उसे कहता कि आप दूसरी टेबल पर बैठ जाइए, यह टेबल इन साहब के लिए है। शायद वह बहुत अमीर था, बहुत दौलतमंद था, इसलिए मैनेजर भी उसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर लेता था। एक बार मैनेजर ने मुझे अपने पास बुलाया। कहने लगा कि और वहाँ जो मांगे तुमसे वो लाओगी और मैं तुम्हें यह सब करने के अलग से पैसे भी दूंगा। मैंने कहा, क्यों सर, आप क्यों चाहते कि मैं जाऊँ? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, क्योंकि वो यह चाहता है। हंस कर कही थी। मैंने कहा, सर मैं किसी एक इंसान के फिक्स नहीं हूँ और मुझे यह पसंद भी नहीं। वह कहने लगा, देखो तुम्हारी पसंद इम्पोर्टेंट नहीं रखती, उस इंसान की पसंद इम्पोर्टेंस रखती है। देखो अगर तुम यह करोगी तो तुम्हें पैसे भी दूंगा, क्योंकि वह आदमी मुझे खास करके कह चुका है कि हमेशा उसका ऑर्डर तुम लोगे, वरना मेरी तरफ से तुम्हें नौकरी से निकाल दी जाओगी। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं चुप सी होकर रह गई। वह जब भी आता मुझे अपने बाकी के सारे काम छोड़ने पड़ते। किसी खरीदी गई लड़की की तरह मैं उसके सामने सर झुकाए खड़ी हो जाती। वह मेन्यू कार्ड पढ़कर जानबूझकर 15 मिनट में मेन्यू कार्ड देखता रहता। मैंने कहा, सर प्लीज़ जल्दी ऑर्डर करें। वह कहने लगा, सब्र नहीं है, तुम्हें यहाँ खड़ी रहो, अच्छी लग रही हो। मैं इस आदमी को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती थी। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारती। फिर कहने लगा, आज मेरा खाने का मूड है, ऐसा करो पास्ता ले आओ। मैंने कहा, और कुछ? वह कहने लगा, पहले पास्ता लेकर आओ और फिर भी कुछ बता दूंगा। मैं फौरन चली गई पास्ता तैयार करने के लिए। तब तक दूसरा ऑर्डर लेने लगी। फिर जैसे ही पास्ता तैयार हुआ मैंने उसकी टेबल पर रख दिया। वह कहने लगा, जब मैं आता हूँ ना तो बस सिर्फ मेरा काम किया करो, किसी और की टेबल पर मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता और लड़कों की टेबल पर तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं इस आदमी को क्या प्रॉब्लम थी जो मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा था। अगर मैनेजर ने मुझे धमकी ना दी होती तो मैं इसे अच्छा जवाब देती। वह कहने लगा, जाओ अब मेरे लिए बर्गर लेकर आओ और इसी बीच किसी और का ऑर्डर मत लेना। मैं वहीं रिसेप्शन पर खड़ी हो गई। इसका ऑर्डर तैयार हुआ तो उसके सामने रख दिया। मैंने कहा, क्या और कुछ लेंगे आप? तो कहने लगा, हाँ। तो मैं यह कहकर हंसने लगा। मैं वापस चली गई, दूसरी फैमिली से ऑर्डर लेने लगी। उसकी नज़रें मुझ पर ही थी। मैंने एक फैमिली का ऑर्डर लिया। इसके बराबर वाले टेबल पर 2 लड़के बैठे थे। कहने लगे, ए लड़की इधर आओ, तुम्हें ऑर्डर देना है। मैंने कहा, ओके सर। एक नज़र मैंने उस आदमी पर डाली जो मुझे बड़े गुस्से से देखे जा रहा था। पता नहीं क्यों मैं डर गई थी। मैंने कहा, मैं किसी को भेजती हूँ। इससे पहले कि मैं इस टेबल से हटती उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम भी तो वेटर ही हो, तुम ऑर्डर क्यों नहीं ले रही? मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़े, यह क्या बदतमीजी आप मुझसे कर रहे हैं? मैं अभी यही कह रही थी जब वह आदमी उठा और मेरे पास आ गया। मैं डर गई थी कि पता नहीं मुझे कुछ कहेगा, लेकिन उसने उस लड़के का कॉलर पकड़ा। वह लड़का मेरा हाथ छोड़ चुका था। कहने लगा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस लड़के का हाथ पकड़ने की? वह कहने लगा, तुम कौन होते हो पूछने वाले? एक वेटर्स की खातिर तुम होते कौन हो मेरा कॉलर पकड़ने वाले? वह कहने लगा, आइंदा अगर तुमने इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा हाथ तोड़ कर रख दूंगा। यह कहकर उसने उस लड़के को पीछे धक्का दिया। उसका कॉलर भी छोड़ दिया। वह दूर जाकर गिरा था। वहां पर एक तमाशा सा लग गया था।
मैनेजर ने उन दोनों लड़कों को रेस्टोरेंट से बाहर निकाला। तब तक उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, यह लड़की सिर्फ मेरा ऑर्डर पूरा करेगी, खबरदार जो किसी ने इसे आवाज़ देने की कोशिश की। यह सुनकर मेरा रंग पीला पड़ा था। मैं पूरा अंदर कमरे में चली गई जहाँ हमारे कपड़े होते थे। मैंने अपने कपड़े बदले, बहुत डरी हुई थी। रेस्टोरेंट से बाहर चली गई इस बात की परवाह किए बगैर कि अभी मेरी ड्यूटी बाकी है। पता नहीं क्यों मुझे इस आदमी से बड़ा डर लग रहा था। मैं बस स्टॉप पर पहुंची, अभी उसकी गाड़ी मेरे सामने खड़ी हुई थी। कहने लगा, बैठो, मैं तुम्हें छोड़कर घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपके साथ नहीं बैठना, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दे। मैं पता नहीं क्यों रोई जा रही थी और उसी टाइम बस मेरे पास आ गई। मैं बस में सवार होकर वहाँ सीट पर बैठ गई और मैं अपने आंसू साफ कर रही थी। यह आदमी मुझे बदनाम करना चाहता था, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना चाहता था। अब तो पता नहीं सब रेस्टोरेंट में आने वाले लोग और वहाँ का स्टाफ मुझे शक भरी नज़रों से देखेगा। जैसे वह बस स्टॉप पर रुकी, मैं नीचे उतरी और तेज कदमों से चलती हुई अपने घर चली गई। घर जाकर मैं सीधा अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं सुबकियों से रो रही थी। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। मेरे बाप ने हमेशा हमें अपनी इज्जत बचानी सिखाई थी और बताया था कि औरत की इज्जत बहुत नाजुक होती है। एक बार वह बदनाम हो जाए तो फिर कोई भी उसे इज्जत नहीं देता, और उस आदमी ने मुझे बदनाम करके रख दिया था। अगले दिन मेरा टेस्ट था और मेरा दिमाग बिल्कुल साफ चुका था। मुझे याद नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं इतना याद किया कि मैं फेल न हो सकूं, वरना मुझे बोर्ड के एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं मिलती। मैं दूसरे दिन जब कॉलेज गई तो मेरा पुराना यूनिफॉर्म देखकर लड़के मेरा मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि मेरी यूनिफॉर्म का दुपट्टा किनारे से फट चुका था। लड़के मेरा मजाक उड़ाने लगे। पता नहीं क्यों मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या मैंने किया है जो मैं कॉलेज में भी बदनाम होने लगी और रेस्टोरेंट में वह आदमी मुझे बदनाम कर चुका है। मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए छुट्टी होते ही कॉलेज से रोते हुए बाहर निकली थी। दिल चाहा कि कुएं में कूद कर मर जाऊं या फिर दुपट्टा गले में बांधकर पंखे से लटक जाऊं। रोते हुए मैं बस स्टॉप पर जा रही थी जब मुझे लगा कोई भागता हुआ मेरे पीछे आ रहा है। मैं पलट कर देखा, तब तक वह आदमी मेरे बराबर पहुंच चुका था। कहने लगा, क्यों रो रही हो तुम? मैंने कहा कि आप चाहते क्या हैं, क्यों हर समय मेरे पीछे लगे रहते हैं? वह कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। यह रेस्टोरेंट नहीं है जहां मुझे आपकी गुलामी करनी पड़ेगी सिर्फ इसलिए ताकि मेरी नौकरी न छूट जाए। मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है और मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी। आप अमीर लोगों को तो शायद दूसरों को बदनाम करने का शौक होता है। आपके लिए किसी की इज्जत नहीं होती, लेकिन हम गरीबों के पास सिर्फ इज्जत ही होती है। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दे और मुझे बदनाम करना भी छोड़ दे। मैं अपने फटे हुए दुपट्टे का किनारा अपने हाथ में दबाए वह चुपचाप मेरी बातें सुन रहा था। मैं वहां से चली गई। मैं सोच चुकी थी कि अब कॉलेज छोड़ दूंगी, शायद मेरे भाग्य में पढ़ना लिखना ही नहीं है। मैंने अपनी दूसरी दोस्त से संपर्क किया और उसे कहा कि मुझे कोई और नौकरी पर रखवा दे, किसी बंगले में नौकरी दिलवा दे। मैं होटल की नौकरी छोड़ना चाहती थी। मुझे बदनाम नहीं होना था, मुझे बदनामी से डर लगता था। 3 दिन हो गए थे मैं कॉलेज नहीं गई, लेकिन मेरी हैरत की सीमा उस समय नहीं रही जब स्कूल की प्रिंसिपल, टीचर और लड़कियों को अपने साथ लेकर मेरे घर पहुंच गई, जो मेरा मजाक उड़ाती थी। मेरी माँ, मेरी बहनें, भाई और मैं भी हैरान थी। प्रिंसिपल कहने लगे कि मैं टीचर को बहुत धमकाया है, इन लड़कियों को भी कह दिया कि आज के बाद तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। तुम वापस कॉलेज आओ। तुम टेस्ट में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए और तुम्हें कोई भी चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है। मैं हैरान थी। मैं कोई बहुत काबिल स्टूडेंट नहीं हूँ। फिर यह मैडम और टीचर, यह लड़कियाँ मुझे माफ़ी मांगने के लिए घर तक क्यों आई? मेरी माँ हैरान भी थी और खुश भी बहुत थी कि शायद मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। मेरी प्रिंसिपल ने मेरी माँ की मिन्नतें की ताकि कि आप अपनी बेटी को स्कूल में ज़रूर भेजिएगा। वह लोग जा चुके थे। अब मैं सोच में पड़ गई थी। बहुत अच्छा नहीं पढ़ती थी, हाँ बस पास हो जाती थी, लेकिन यह सब कुछ मेरी उम्मीद से बहुत बढ़कर थी। अभी मैं यह सोच ही रही थी जब एक कोरियर वाले ने मेरे घर पर दस्तक दी। दरवाज़ा मेरे छोटे भाई ने खोला तो वह गिफ्ट पैकेज था और वह यह कहकर चला गया, कहने लगा, इसी नाम पर और इसी पते पर यह गिफ्ट देने के लिए कहा गया है। जब मैं वह पैकेट खोलकर देखा तो मेरे कॉलेज का नया यूनिफॉर्म था। अब तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। यह कौन था? आज तो शायद मेरे लिए अजीब हैरत भरी रात थी। शाम को उसी होटल का मैनेजर भी आ गया था। कहने लगा, ठीक है, आप अगर रेस्टोरेंट आए तो प्लीज़ मुझसे मुलाकात ज़रूर कीजिएगा। यह कहकर वह भी चला गया। मैं समझ गई कि यह उस आदमी की वजह से यहाँ आया है। 2 दिन से मैं नहीं गई थी और उस आदमी को शायद मुझे बदनाम करने का शौक था, लेकिन मेरा यूनिफॉर्म घर पर आना, मेरी मैडम और बदतमीज लड़कियों का आकर मुझसे माफ़ी मांगना मुझे लिए अभी एक पहेली थी। अगले दिन जब कॉलेज गई तो मेरी टीचर ने मुझे सबसे आगे वाली सीट पर बिठाया और सब लड़कियों को डांटा कि कोई भी इससे बातें नहीं सुनाएगी। मुझे लग रहा जैसे कोई सेलिब्रिटी हूँ। एक अजीब
अजीब सा प्रोटोकॉल मुझे दिया जा रहा था और मैं हैरान थी। कॉलेज से वापस आकर के मैं होटल पर गई और सबसे पहले मैनेजर के पास गई। वह कहने लगा, इस होटल के मालिक ने आपको बुलाया। मैंने कहा कि 2 दिन की छुट्टी के पैसे ही काटेंगे होंगे। वह कहने लगे, यह होटल किसी और ने खरीद लिया है, नए मालिक है, नए बॉस है, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। मैं जब उसके कमरे में गई तो सामने इस आदमी को बैठा देख मैं हैरान रह गई और दरवाजे पर ही खड़ी रही। वह कहने लगा, मेरी प्रिय खड़ी क्यों है, अंदर आए। मैंने कहा, यह होटल आपने खरीदा है। वह कहने लगा, हाँ, क्यों, आपको ऑब्जेक्शन है। मैंने कहा, अगर आप इसके मालिक हैं तो मुझे यह नौकरी नहीं करनी। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मैंने भी आपको नौकरी से निकालने के लिए ही बुलाया। मैं आपको नौकरी से निकाल रहा हूँ, अब आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। घर आकर बहुत रोई थी। इस आदमी ने तो मेरी इस महीने की सैलरी भी नहीं दी। मेरी माँ मेरे रोने का कारण पूछने लगी। मैंने कहा कि नौकरी ख़त्म हो गई। मैं परेशान हो गई। कहने लगी, इस महीने तो बिजली का बिल भी नहीं भरा, कैसे हुआ सब कुछ। मैंने कहा, कहीं और नौकरी ढूंढ लूँगी, आप चिंता ना करें। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला तो वह आदमी हमारे घर के अंदर आ गया। साथ में बहुत सारी मिठाई और फलों की टोकरी लेकर आया था। मैं हैरान हुई, मेरी माँ भी हैरान थी। मेरी माँ कहने लगी, बेटा कौन हो, कि यहाँ क्यों आए हो। वह कहने लगा कि हम बैठकर बात कर सकते हैं। मेरी माँ ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं हैरानी से मुंह खोल खड़ी थी। वह कहने लगा, मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगती है। मेरे मॉम डैडी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे खुद रिश्ते के लिए आना पड़ा। क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर सकती है। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, इसे इज्जत भी दूंगा। मेरी माँ को और क्या चाहिए था, वो तो खुश हो गई, लेकिन मैं इनकार कर दिया। मैंने कहा, मुझे इस आदमी से शादी नहीं करनी। माँ मुझे घूरने लगी, उठकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, मैं जैसा भी है मैं आपके साथ होटल में किया था, जानबूझकर किया था, बस आपकी इच्छाई को आजमाना चाहता था। मुझे सुंदर लड़कियों की कोई कमी नहीं है, बस मैं चाहता था कि मेरी वाइफ एक अच्छी लड़की हो, और आजकल के दौर में ऐसी लड़की का मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन भगवान के लिए मैं बहुत इज्जत से आपका हाथ मांगने आया हूं और आपको बहुत इज्जत से रखूंगा भी। मैं चुप हो गई। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी रणविजय से हो गई थी। जब मैं उसके कमरे में दुल्हन बनी बैठी, जब मुझे पर यह राज खुला कि वहीं मेरे कॉलेज गया और मैडम को अच्छी खासी सुना कर आया था। उसने मुझे बहुत इज्जत से रखा और मुझे अपने आप पर भाग्य पर गर्व महसूस होता था। शायद मेरे बाप की अच्छाई और प्रार्थना ही काम आ गई थी, जो मुझे रणविजय जैसा हमसफर मिला, जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी।